Let us continue the exercise 1.5 with the question number 3. And the question number 3 is saying, recall pi is defined as the ratio of circumference C of the circle to its diameter D. That is, pi is equals to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कह रहे हैं कि जब हम पाई को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि पाई इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर. पाई को एक रेशियो के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं और रेशियो क्या है, सर्कमफ्रेंस का उस सर्कल के डायमीटर से. अब अगर हम बात करते हैं एक सर्कल की, है मान लो सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर से जब हम ये लेते हैं तो ये हो जाता है आर, और जब हम इस r को 2 टाइम्स कर देते हैं तब ये कम्प्लीटली क्या बन जाता है, d. आप स्मॉल d से रिकमेंड करो या कैपिटल D से, डजेंट मैटर. ओके, और c क्या होता है, सर्कमफ्रेंस. इफ आई स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम हियर द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, दिस इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस, जिसे हम पेरीमीटर भी एक तरह से कह सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमने ये तो जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर है. अब ये कहाँ से आया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस बारे में बात की कि पाई को हम कहते हैं कि ये इरैशनल नंबर है. अगर आप पेज नंबर 13, अगर मैं गलत नहीं तो पेज नंबर 13 आपकी बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे पाई की वैल्यू दिखेगी जो कि चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है. ओके, तो पाई तो एक इरैशनल नंबर है, तो हम इस पाई को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, C अपॉन डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जबकि C अपॉन डी यानी कि एक फ्रैक्शन की बात हो रही है. और हम जानते हैं जब किसी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है जैसे कि P अपॉन क्यू, तो हम कहते हैं कि वो एक क्या है, रैशनल नंबर है. हाँ, लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन और देते हैं. देखा जाए तो 2 कंडीशन और देते हैं. एक कंडीशन ये कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q एक इंटीजर्स हैं. ठीक है, हम रैशनल नंबर्स की जब हम डिफाइन करते हैं क्या कहते हैं, एनी नंबर विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर सम इंटीजर्स. ओके, तो ये होती है रैशनल नंबर. अब अगर जब हम C अपॉन D की बात करते हैं तो ये कुछ इसी फॉर्मेट में दिख रहा है ना, C और D, है ना. तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, ये अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम रैशनल नंबर कैसे कह सकते हैं जो जिसका आंसर पाई आ रहा है और पाई अपने आप में एक इरैशनल नंबर है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये C अपॉन डी एक रेशियो सही है, या फिर हम इसे इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं और एक इरैशनल रैशनल वैल्यू के इक्वल है. तो अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं कि ये क्या हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में फटाफट हम जरा देख लेते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस बारे में बात की है. ओके, हमने देखा कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा. गॉट इट. पर वहीं पे अगर आप किसी रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो इरैशनल नंबर के साथ, या फिर इरैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो रैशनल नंबर के साथ में, इस दोनों केस में आपका आंसर जो है ना वो इरैशनल नंबर होगा. इसकी एग्जांपल देखो, इसकी एग्जांपल आप ले लो, मान लो ना ये 2 है, 2 प्लस 7 क्या मिल रहा है, 9. 2 एक रैशनल नंबर है, 7 भी एक रैशनल नंबर है. इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है मुझे, 9, जो कि एक रैशनल नंबर है. वहीं पे जब हम इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. अगर मैंने ले लिया 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 एक रैशनल है, एक इरैशनल नंबर है. और हमने क्या कहा था कि ये अल्टीमेटली एक इरैशनल नंबर ही है. ओके, लेट मी जस्ट डिनोट ओनली विद आई. ये क्या होगा, एक कंप्लीटली इरैशनल नंबर ही होगा. पढ़ा है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल नंबर है. तो क्या देखा हमने कि रैशनल में इरैशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट करो या इरैशनल में रैशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपका अल्टीमेटली आंसर जो होगा वो इरैशनल होगा. वहीं पे अब देखो ध्यान से, वहीं पे अगर एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या फिर
इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए या फिर रैशनल नंबर को इर्रेशनल से डिवाइड किया जाए, इन तीनों केसेस के अंदर जो आपका आंसर आएगा ना वो भी इर्रेशनल होगा। एग्जाम्पल देखो, रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या मिलेगा मुझे, 2√5। हम करते हैं क्या 2 5 10, ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हमें ऐसा लिखना होता है 2 × √5। ये एक्सप्लेन किया है मैंने क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, कि किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं रूट्स और किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं रूट। ओके, अब वही चीज अगर यहाँ पे हम देखे जाए, 2/√5 लिखो और √7/3 लिखो, एक रैशनल है एक इरैशनल है, या फिर एक इरैशनल है फिर एक रैशनल है, इनका आंसर जो भी होगा ना वो आपको अल्टीमेटली एक इरैशनल नंबर मिलेगा। ये भी आपको क्या है, एक इरैशनल नंबर ही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब एक रैशनल इरैशनल से मल्टीप्लाई करे या फिर रैशनल इरैशनल से डिवाइड हो या इरैशनल रैशनल से डिवाइड हो, आपका जो फाइनल आंसर होता है वो आपको किस तरह का मिलता है, एक इरैशनल नंबर मिलता है। अब जो हमने यहाँ पे डिफाइन की ना प्रॉपर्टी, इसे जरा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि या तो ये इरैशनल है, या तो न्यूमरेटर इरैशनल है, या तो डिनोमिनेटर इरैशनल है, दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए, तब आपको आंसर क्या मिलता है, इरैशनल। तो इट माइट हैपन, ये हो सकता है कि जब हम C/D लेते हैं तो या तो हो सकता है कि C या तो इरैशनल हो या फिर D इरैशनल हो। अब बात आती है कि D कैसे इरैशनल हो सकता है या फिर C कैसे इरैशनल हो सकता है। हम तो लेंथ की बात कर रहे हैं जिसे हम बहुत आसानी से एक स्केल से नाप सकते हैं, तो वो इरैशनल कैसे हो सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट मी जस्ट हैव सम प्लेस ओवर हियर, आई विल डू इट। ओके, अब यहाँ देखो, आई एम ड्रॉइंग लाइक 1 2 3 4 5 में 4 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स सपोज देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर का है, हम इसे नाप लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे हिसाब से है ये ऑलमोस्ट 11.3 समहाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11 ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 11.3 यानी कि 1 2 3। तो ये मेजरमेंट है मेरे स्केल पर। ओके, दिस इज द मेजरमेंट राइट नाउ आई एम बीइंग शोइंग दैट 11.3 सेंटीमीटर। ये बता रहा है डी की वैल्यू। ओके, अब बात ये आती है कि जब मेजरमेंट तो 11.3 दिखा रहा है, डेसिमल तो रुका हुआ है, जब डेसिमल रुका हुआ है, टर्मिनेटिंग है, तब तो वो रैशनल होता है, तो ये रैशनल कैसे होगा ना। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। यहाँ मैंने मेजरमेंट किया, मुझे 11.3 मिला। हो सकता है कि आप स्केल थोड़ी और शार्प ले लो या फिर जो पेंसिल है मेरी थोड़ी और शार्प हो जाए। इट मे हैपन ना कि देखो ये लाइन, लेट मी यूज अनदर मार्कर, मैं कह रही हूँ कि 11.3 है, हो सकता है कि वो 11.3 ना हो कि वो कुछ लेंथ कहीं इन दोनों के बीच की कहीं हो, समझ रहे हो। 11.3 ना हो के 11.3 और 11.4 के बीच में कोई एक वैल्यू हो जो स्केल पे मेजरमेंट दिखाई नहीं रहा है, उसका स्केल पे कोई मेजरमेंट दिखाई नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वैल्यू कोई यहाँ पर हो, बट स्टिल वी आर टेकिंग 11.3, क्योंकि हम जब लेंथ मेजरमेंट करते हैं स्केल से या किसी डिवाइस से, तब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, हम ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो रही हमारी। हम अगर 11.3 एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं ना, तब भी वो एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये एरर्स होते हैं, इनको हम एरर्स कहते हैं। आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, अगर आप साइंस लेते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं मेजरमेंट में। ओके, तो वो माइनर सा, ये एकदम जो माइनर सा जो स्लाइट डिफरेंस है ना, वो हो सकता है कि इसे इरैशनल नंबर बनाना हो सकता है कि 11.3 4 0 2 1 एंड सो ऑन, इस तरह का कोई नंबर हो जो कि हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते स्केल के ऊपर। ये हमारे लिमिटेशन है, ये हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास में बंदिश है, इससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या जाना कि या तो इस C/D में से या तो C इरैशनल है या फिर D इरैशनल नंबर है, इसीलिए हमें पाई की वैल्यू भी कैसे मिल रही है, इरैशनल नंबर मिल रही है।
गॉट इट। यही चीज हम सर्कमफ्रेंस के साथ में भी कर सकते हैं। अगर सर्कमफ्रेंस को भी मेजरमेंट करते हैं टेप लेके, तो वही चीज है कि मान लीजिए किसी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 15.7 आई है, तो जरूरी नहीं कि 15.7 ही हो, वो माइनर सा जो डिफरेंस आ रहा है ना कहीं पे, जो छोटा सा माइनर सा भी, अगर बहुत पॉइंट का भी माइनर का डिफरेंस है ना, तो ये हो सकता है 15.175, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी गो एनीथिंग, it could be also a irrational number. So that is why we are saying either C or either D is irrational number. That is why we are getting pi as irrational number. तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई तरह की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि पाई जो है वो रेशियो C अपॉन D का है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक नंबर है जो वो irrational नंबर है। Alright, so now what I'm gonna do is I'm gonna just rub this and I'm gonna put the answers. ये theoretical question है, तो हम देखते हैं किस तरह से follow up करेंगे। So this is the answer I have already written over here because as I said it's just a theory based question। क्या करना है हमें, सबसे पहले लिखना है पाई इज इक्वल टू C अपॉन D because we know this, जहाँ पे C क्या है circumference और D क्या है diameter। बट पाई इज इरेशनल नंबर, ये हम अच्छे से जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी भी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब ये इरेशनल नंबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो सी या तो डी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इरेशनल अपॉन रैशनल भी हमें इरेशनल मिलता है, या फिर रैशनल अपॉन इरेशनल भी हमें इरेशनल ही मिलता है। So hence there is no contradiction contradiction कोई तरह का नहीं है यहाँ पर, as the measurement of C and D is being taken approximately। जो C और D की जो वैल्यू ली जाती है वो अप्रोक्सीमेटली ली जाती है बाय यूजिंग द स्केल और एनी अदर मेजरिंग डिवाइस। अभी जैसे मैंने बताया जब आप स्केल पर मेजरमेंट लेते हो तो वो अप्रोक्सीमेट होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब कि चाहे C हो या चाहे D हो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू, या हो सकता है कि दोनों वैल्यू इरेशनल नंबर हो, इसी वजह से हमें पाई की वैल्यू मिलती है जो कि एक इरेशनल नंबर ही होती है। सो दिस इज योर आंसर, जस्ट कॉपी डाउन इन दिस वे ओनली।